बच्चों, तिवारी ट्यूटोरियल्स में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम लोग यूनिट 1 के न्यूमेरिकल्स को पढ़ रहे हैं। पहले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज का न्यूमेरिकल बनाया था। दूसरी वीडियो में हम लोग कूलम्ब्स लॉ का न्यूमेरिकल बनाया। आज हम लोग फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज या सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस का न्यूमेरिकल बनाएंगे। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस को समझ लें। मल्टीपल माने मोर देन वन, एक से अधिक। तो अगर एक से अधिक आवेश हो तो उनके कारण कुल आवेश कितना होगा, इस यह टॉपिक है। इस टॉपिक को हम लोग पढ़ चुके थे, एक बार फिर से बताएंगे। न्यूमेरिकल्स के संदर्भ में दो तीन चीजें ध्यान रखो। कई विद्यार्थियों ने यह कहा कि आप बता रहे हो तो ठीक है, लेकिन उसके आगे नहीं समझ में आ रहा है। तो इसमें यह करना है, पहला चीज कि जिस टॉपिक का न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाने जा रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वह टॉपिक क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, उसको कैसे समझें। अगर टॉपिक समझ में आया तो न्यूमेरिकल समझ में आएगा, अगर टॉपिक समझ में नहीं आया तो न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा। इसलिए टॉपिक का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, पहली आवश्यकता है न्यूमेरिकल का। दूसरा कि उस टॉपिक के जो सूत्र और परिभाषाएं हैं, डेफिनेशंस एंड फॉर्मूला, वह बहुत ही अच्छी तरह याद होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल थियरी का एप्लीकेशन है। जो टॉपिक पढ़े हो वह समझ में आया कि नहीं आया, यह न्यूमेरिकल उसका टेस्ट है। पहला यह होना चाहिए कि टॉपिक समझ में आए। दूसरा कि उसके जो डेफिनेशंस फॉर्मूला है वह अच्छी तरह से याद हो, और तब हम लोग न्यूमेरिकल्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए न्यूमेरिकल के जो भी वीडियो मैंने बनाए हैं उसमें पहले उस टॉपिक का डेफिनेशन तो हम लोग पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला जरूर लिखे हैं, और उसके बाद उसको हम लोगों ने बनाया है। तो यह जो हम लोगों का टॉपिक है, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज, बहुत अधिक आवेशों के बीच लगने वाला बल, या सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज, वैद्युत आवेशों का अध्यारोपण, इसको समझ लें। इसको लिखने से पहले हम लोग समझ सकते हैं। देखो, अगर स्पेस में किसी स्थान पर यह आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2, तो जैसा कि समझ सकते हो कूलम्ब्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा कि ये दोनों धन आवेश हैं, इनके बीच विकर्षण का बल लगेगा, दोनों एक दूसरे को विकर्षित करेंगे। अब अगर इनके बीच की दूरी को r मान लें तो इनके बीच लगने वाले बल को हम लोग कूलम्ब के नियम से निकाल सकते हैं। जैसा कि जानते हो, यह होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। ये तो ठीक है, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम लोग इसी प्रकार से दिखाते हैं। प्रॉब्लम तब है जब आवेश दो से अधिक हो। मान लिया जाए कि यहां पर कोई आवेश है Q1, इसके दूसरा आवेश Q2, यहाँ तीसरा आवेश Q3, और यहाँ मान लेते हैं कि यह मूल बिंदु है या ओरिजिन है। तो अब Q2 इस पर बल लगाएगा और Q3 भी इस पर बल लगाएगा। तो कुल बल कितना होगा, हम लोग यही इसमें निकालने जा रहे हैं। हम लोग यह करेंगे कि Q2 द्वारा Q1 पर लगाया हुआ बल निकालेंगे, QF12, Q2 द्वारा Q1 पर लगाया हुआ बल निकालेंगे, फिर Q3 द्वारा Q1 पर लगा हुआ बल निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो यह जो प्रोसेस है, इसको सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज या फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस कहा जाता है। इसका स्टेटमेंट पढ़ाए थे, अगर याद होगा, एक बार फिर से समझ लो कि किसी आवेश पर अन्य कई आवेशों के कारण आरोपित कुल वैद्युत बल उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है जो इस आवेश पर
अन्य आवेशों द्वारा एक एक कर लगाया जाता है। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल अन्य आवेशों की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। यह इस टॉपिक का स्टेटमेंट था। एक बार फिर से समझ लो कि किसी आवेश पर अन्य कई आवेशों के कारण आरोपित कुल बल उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है जो इस आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा एक एक कर लगाए जाते हैं। किन्हीं दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है। यह इसका स्टेटमेंट है। यानी कि अगर किसी आवेश पर दो या दो से अधिक बल लग रहे हों तो कुल बल निकालने के लिए उनको हम लोग सदिश विधि से जोड़ेंगे। तो यह जो टॉपिक है इसके फॉर्मूला के रूप में, इसका जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हुआ, फॉर्मूला के रूप में 2 पॉइंट है। पहला, फोर्स बिटवीन 3 चार्जेस। अगर हम लोग यह कहें कि किसी आवेश Q1 पर दो आवेश Q2 और Q3 बल लगा रहे हों तो यह टोटल बल जो होगा F, यह बराबर होगा दूसरे आवेश द्वारा पहले आवेश पर लगाया गया बल और तीसरे आवेश द्वारा पहले आवेश पर लगाया गया बल। यानी वेक्टर F इज इक्वल टू वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13। और जैसा कि जानते हो इसमें हम लोग 1/4πε0 कॉमन ले लेंगे। यह हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R कैप 12 प्लस Q1 Q3 R13 स्क्वायर R कैप 13। और अब अगर अधिक बल हो फॉर ए सिस्टम ऑफ n चार्जेज, अगर अधिक आवेश हो 1 2 3 4 n आवेश हो तो उस स्थिति में जो टोटल फोर्स होगा वह n तक चला जाएगा। F12 दूसरे आवेश द्वारा पहले पर लगाया गया बल, वेक्टर F13 तीसरे आवेश द्वारा पहले पर लगाया गया बल, वेक्टर F14 चौथे आवेश द्वारा पहले आवेश पर लगाया गया बल, और इसी तरह से वेक्टर F1n, और यह 1/4πε0 Q1 Q2 R12 स्क्वायर R कैप 12 Q1 Q3 R13 स्क्वायर R कैप 13 Q1 Q4 R14 स्क्वायर R कैप 14, और इसी तरह से हो जाएगा यह Q1 QN R1n स्क्वायर R कैप 1n। बच्चों यहाँ पे जो R कैप 12, R कैप 13, R कैप 14 या R कैप 1n है, यह यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है। टॉपिक बहुत आसान है।
दो फॉर्मूला इसमें हम लोग लेते हैं, फॉर 2 और 3 चार्जेज और फॉर ए सिस्टम ऑफ n चार्जेज। जब न्यूमेरिकल हम लोग बनाते हैं तो इन बलों का मैग्नीट्यूड लेते हैं। अभी तो हम लोगों ने सदिश रूप में दिखाया क्योंकि इसका स्टेटमेंट यही है, लेकिन न्यूमेरिकल जब बनाते हैं तो इसका हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं और उस स्थिति में कह सकते हैं कि F बराबर F12 F13 और इस तरह से आगे हम लोग बनाते हैं। इसके न्यूमेरिकल में दो प्रकार है। एक तरह से, एक तो हम लोग ट्रायंगल के लिए इसका न्यूमेरिकल बनाते हैं और दूसरा स्क्वायर के लिए इसका न्यूमेरिकल बनाते हैं। तो अब इसका एक एक करके न्यूमेरिकल बना रहे हैं, इसको देखो, समझो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताना। अब न्यूमेरिकल शुरू कर रहे हैं। बच्चों, यह पहला क्वेश्चन है सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस का। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 0.2 मीटर है। इसके कोनों पर क्रमशः 2 माइक्रोकूलम्ब, 3 माइक्रोकूलम्ब और 4 माइक्रोकूलम्ब आवेश रखे गए हैं। तो बताना यह है कि 4 माइक्रोकूलम्ब आवेश पर अन्य दोनों आवेशों के कारण कितना बल लगेगा या परिणामी बल कितना होगा। हम लोगों ने चित्र बनाया, यह समबाहु त्रिभुज का चित्र बनाया और यह माना कि यहाँ पर पॉइंट ए है, यह बी है और यहाँ पर पॉइंट सी है। तो जो पहला आवेश होगा वह 2 माइक्रोकूलम्ब होगा। यह QE इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम्ब होगा। QB इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम्ब होगा और यहाँ पर QC इज इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम्ब होगा। यह C। अब बताना यह है कि 4 माइक्रोकूलम्ब आवेश पर इन दोनों आवेशों के कारण कितना बल लगेगा। यह सिंपली सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस का क्वेश्चन है। यह समबाहु त्रिभुज है तो इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, यह जानते भी हो। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। इसकी भुजा 0.2 मीटर, 0.2 मीटर और यह भी 0.2 मीटर है। तब हम लोग क्या करें, तो यह करें कि QA आवेश द्वारा QC पर कितना बल लग रहा है यह निकालें। फिर QB आवेश द्वारा QC आवेश पर कितना बल लग रहा है यह निकालें और फिर दोनों का परिणामी निकालें जो QC पर लगने वाला कुल बल होगा। तो जैसा कि समझ सकते हो, कूलम्ब के अनुसार QA और QC को मिलाने वाली जो रेखा है इसी के अनुरेख इस पर लगने वाले बल की दिशा होगी। तो यह QA द्वारा QC पर लगने वाला बल है, इसको कहेंगे FCA। बल किस पर लगा, तो QC पर। किसने लगाया, तो QA लगाया। अब हम लोग क्या करें कि QB द्वारा QC पर लगने वाला बल निकालें। तो इसकी दिशा इस सरल रेखा के अनुरेख होगी और इसका हम लोग नाम दे सकते हैं FCB। बल कहाँ लगा, तो QC पर। किसने लगाया, तो QB ने। और जैसा कि जानते हो, समांतर चतुर्भुज नियम के अनुसार अगर हम लोग इसको आसन्न भुजा मानकर एक समांतर चतुर्भुज बनाएं तो यह जो विकर्ण होगा यह परिणामी बल को सूचित करेगा, यह F होगा। सम्मुख कोण बराबर होते हैं इसलिए यह पूरा कोण 60 डिग्री होगा। यह डायग्राम है, एक बार फिर से समझ लें कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 0.2 मीटर है। A बिंदु पर QA आवेश रखा हुआ है 2 माइक्रोकूलम्ब का, B बिंदु पर 3 माइक्रोकूलम्ब आवेश है
और सी बिंदु पर 4 माइक्रोकूलम आवेश है, तो हम लोगों को यह बताना है कि सी बिंदु पर जो आवेश रखा गया है उस पर कुल बल कितना लगेगा। तरीका यह है कि हम लोग क्यू ए द्वारा क्यू सी पर लगने वाला बल निकालेंगे, फिर क्यू बी द्वारा क्यू सी पर लगने वाला बल निकालेंगे, और चूंकि बल सदिश राशि है और सदिश योग निकालना है तो समांतर चतुर्भुज नियम का उपयोग करके सी पर लगने वाले कुल बल का मान निकालेंगे। तो एक एक करके निकालें। इसके फर्स्ट में लिखेंगे क्यू ए द्वारा क्यू सी पर आरोपित बल, यह एफ हो गया फोर्स के लिए, लग रहा है सी पर, लगा रहा है ए, तो यह हो गया 1/4πε0 क्यू ए इंटू क्यू सी अपॉन ए सी का स्क्वायर, या एफ सी ए इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9। क्यू ए का वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम या 2 माइक्रोकूलम, क्यू सी का वैल्यू है 4 माइक्रोकूलम, तो माइक्रो के लिए 10⁻6, और आर है 0.2, तो 0.2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 0.04 होगा, यानी कि 4 इंटू 10⁻2 होगा। यह 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 9 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, यह 18 या 18 होगा, यह -2 ऊपर जाके प्लस होगा, तो 10⁻9 और 2 को जोड़ेंगे 11 हो गया, और 10 पावर यह -12, -6 तो जैसा कि समझ सकते हो, इसको अगर हम लोग जोड़ें, गुना में पावर जोड़ा जाता है तो 10⁻1 बचेगा, और 118 में अगर 10⁻1 से मल्टीप्लाई करें तो 1.8 न्यूटन हुआ। यह वैल्यू हो गया ए द्वारा सी पर लगाया गया बल, यानी कि क्यू ए द्वारा क्यू सी पर लगाया गया बल। सेकेंड में क्यू बी द्वारा क्यू सी पर आरोपित बल, इसको हम लोग एफ सी बी कह रहे हैं। इसका सूत्र होगा 1/4πε0 क्यू बी क्यू सी अपॉन बी सी इसका स्क्वायर, या एफ सी बी इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9, क्यू बी का मान है 3 माइक्रोकूलम, तो 3 इंटू 10⁻6, क्यू सी का मान है 4 माइक्रोकूलम, तो 4 इंटू 10⁻6 अपॉन, जैसा कि दूरी तो वही है दोनों के लिए, तो 4 इंटू 10⁻2, 0.2 का स्क्वायर, 4 इंटू 10⁻2, तो 4 से 4 कट गया, और यह 9 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 इंटू 10⁻12 या 11 इंटू 10⁻12, क्या हो गया 27 इंटू 10⁻1 या 2.7 न्यूटन। तो एफ सी बी का वैल्यू हो गया 2.7 न्यूटन। तीसरा हेडिंग हम लोगों का होगा कि अब परिणामी बल
अगर एफ है तो इसमें हम लोग समांतर चतुर्भुज के नियम का प्रयोग करेंगे, सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम, और इसके अनुसार हो जाएगा भी सी ए का स्क्वायर प्लस एफ सी ए का स्क्वायर प्लस एफ सी बी का स्क्वायर प्लस 2 एफ सी ए इंटू एफ सी बी इंटू कॉस 60 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री है। क्या हो गया? एफ सी ए स्क्वायर एफ सी बी इसका स्क्वायर प्लस 2 एफ सी ए इंटू एफ सी बी इंटू कॉस 60 डिग्री। वेक्टर के जोड़ने का यही रूल है। तो यह जैसा कि समझ सकते हो, यह 1.8 इसका स्क्वायर प्लस 2.7 इसका स्क्वायर प्लस 2 सी ए तो 1.8 सी बी 2.7 और cos 60 1/2। अब इसमें सभी विद्यार्थी इसको घर पे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें, सबको गुना करें, वर्गमूल निकालें। अगर इसको सॉल्व करोगे, इसको चेक करना, तो इसका स्क्वायर आएगा 3.24 प्लस 7.29 प्लस 4.86। इसको निकालना, हम यहाँ बता रहे हैं ठीक है, लेकिन इसको निकाल कर चेक करना कि इतना ही आ रहा है कि नहीं। और यह 15.39 होगा। अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3.92 न्यूटन होगा। तो परिणामी बल F का यह मान हो गया 3.29 न्यूटन। यह पहला क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, समझ में आने लायक है। एक बार फिर से देख लो कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 0.2 मीटर है। हम लोगों ने यहाँ चित्र बनाया हुआ है ABC का समबाहु त्रिभुज। इसके कोनों पर 2, 3 और 4 माइक्रोकूलम आवेश हैं। तो 2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम। तो बताना यह है कि 4 माइक्रोकूलम आवेश पर अन्य दोनों आवेशों के कारण कितना बल लगेगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि QA के कारण QC पर लगने वाला बल निकाला, फिर QB के कारण QC पर लगने वाला बल निकाला, और फिर इनका परिणामी निकाला, जैसा कि यह चित्र में क्वेश्चन में है। क्वेश्चन यह भी हो सकता है कि QA और QC द्वारा QB पर कितना बल लगेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो हम लोग क्या करते, इसको इस दिशा में आगे बढ़ाते, इसको इस दिशा में आगे बढ़ाते, फिर यहाँ पर समांतर चतुर्भुज बनाते और यह विकर्ण मिला देते। तो जो काम हम लोगों ने यहाँ किया है वह काम यहाँ करते। या फिर यह कहा जाता कि इन दोनों आवेशों के कारण एक QA पर कितना बल लगेगा, तो फिर यही काम करते, इसको इधर आगे बढ़ाते, इसको इधर आगे बढ़ाते, समांतर चतुर्भुज बना के विकर्ण मिलाते। तरीका यही होता। आशा है कि यह क्वेश्चन तुम्हारे समझ में आएगा। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, हमको बताना, फिर उसको आगे हम सॉल्व करेंगे। अब यह दूसरा क्वेश्चन देखो, 20 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं A, B तथा C पर क्रमशः 2 माइक्रोकूलम्ब, -3 माइक्रोकूलम्ब तथा -3 माइक्रोकूलम्ब आवेश रखे गए हैं। भुजा BC के मध्य बिंदु M पर कितना आवेश रखा जाए ताकि बिंदु A पर रखा गया आवेश संतुलित रहे। इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। देखो, हम लोग मान लेते हैं कि यह समबाहु त्रिभुज है। यहाँ भुजा B है, यह पॉइंट C यानी कि भुजा BC हुआ, यहाँ पर A पॉइंट है,
यहाँ पर बी पर -3 माइक्रोकुलम्ब आवेश है, इसको हम लोग QB मान लेते हैं। सी बिंदु पर भी -3 माइक्रोकुलम्ब आवेश है, -3 माइक्रोकुलम्ब आवेश है। और ए बिंदु पर 2 माइक्रोकुलम्ब आवेश, ए बिंदु पर 2 माइक्रोकुलम्ब आवेश है। तो जैसा कि हम लोग समझ सकते हैं कि इसमें QB और QA के बीच, QB और QA के बीच आकर्षण का बल लगेगा, क्योंकि एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है। तो QB और QE के बीच जो बल लगेगा, आकर्षण का बल होगा, और इसकी दिशा इधर की ओर होगी। अब जैसा कि समझ सकते हो, अगर यह कोई सदिश है तो इसको हम लोग परस्पर लंबवत 2 घटकों में बांट सकते हैं। यह जो अगर कोण थीटा मानते हैं तो यह क्षैतिज घटक होगा और यह उदग्र घटक होगा। यह 60 डिग्री का कोण है, जैसा कि समझ सकते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। इसको पॉइंट M दिया गया है। यहाँ पर यह अर्धक कोण है तो 30 डिग्री होगा, और यह भी कोण 30 डिग्री होगा। तो जो बल लगेगा QB और QC के बीच, अगर वह बल हम लोग कहें कि यह बल FAC है, AB है, FAB है, तो इसके 2 घटक होंगे, एक क्षैतिज घटक और एक उदग्र घटक। तो इसका यह घटक होगा इधर की ओर और यह घटक होगा इधर की ओर। उसी तरह से यह जो A और C के बीच लगने वाला बल होगा, इसके भी 2 घटक होंगे, एक घटक होगा इस दिशा में और एक घटक होगा इधर की ओर। और अगर यहाँ पे हम लोग मान लें कि Q आवेश है, तो Q आवेश और A बिंदु पर रखे गए आवेश के बीच जो विकर्षण का बल लगेगा वह इस दिशा में होगा। यहाँ A मान लेते हैं, यहाँ पर A मान लेते हैं और यहाँ मान लेते हैं QA बराबर 2 माइक्रोकुलम, QA बराबर 2 माइक्रोकुलम। तो यह चित्र है, इसको हम लोग समझ सकते हैं। यह जो होगा FAC होगा, और यह जो होगा FAB होगा, और यह जो होगा वह FAM होगा, FAM होगा। इस चित्र को ठीक से देखो, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसको हम लोग कहेंगे कि FAC cos 30 डिग्री, FAB cos 30 डिग्री, यह 60 डिग्री होगा बुआ, यह दोनों कोण मिलकर 60 हो जाएंगे, यह 60 डिग्री। और यह जो होगा इसको कहेंगे FAC sin 60 डिग्री, तो इसको कहेंगे FAB sin 60 डिग्री। इस चित्र को एक बार फिर से बता दे रहे हैं, इसको समझ लिया जाए कि यह एक समबाहु त्रिभुज है ABC। इसके A बिंदु पर आवेश है 2 माइक्रोकुलम का, B बिंदु पर आवेश है 3 माइक्रोकुलम का, और C बिंदु पर भी आवेश है 3 माइक्रोकुलम। तो बताना यह है कि अगर BC की
मध्य बिंदु M पर कोई आवेश Q रखा हुआ हो, तो आवेश Q का मान कितना होना चाहिए ताकि A बिंदु पर रखा हुआ आवेश संतुलित रहे। तो A बिंदु पर रखा हुआ आवेश संतुलित क्यों नहीं, कैसे रहेगा? तो इसके लिए हम लोग यह कहेंगे कि M बिंदु पर रखे गए आवेश Q और QA के बीच विकर्षण का बल लगेगा, और QB और QA के बीच आकर्षण का बल लगेगा, QC और QA के बीच भी आकर्षण का बल लगेगा। इसको हम लोग दो घटकों में बांटेंगे, यह क्षैतिज घटक होगा और यह उदग्र घटक होगा। तो जैसा कि देख सकते हो चित्र में, ये दोनों बल एक ही दिशा में है और इसके विपरीत हैं। तो संतुलित तब होगा जब FAC sin 60 और FAB sin 60 को जोड़ दें और वह AM के बराबर हो जाए, FAM के, तो यह संतुलित होगा। हम लोग Q का मान निकालेंगे। तो इसको हम लोग इस तरह शुरू करते हैं कि माना M बिंदु पर आवेश बराबर Q, इसका मान निकालना है। पुनः त्रिभुज ABC में AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और यह 2 इंटू 10 पावर -1 मीटर, 20 में 100 से भाग दे देंगे। तथा त्रिभुज ACM में अगर हम लोग, यह 30 डिग्री है देख सकते हो, तो इसके सामने यह परपेंडिकुलर होगा, यह बेस होगा। तो cos 30 डिग्री लेते हैं, cos 30 डिग्री बेस बाई परपेंडिकुलर, तो AM अपॉन AC, therefore AM is equal to AC into cos 30 डिग्री, और इसलिए AM is equal to AC का मान है 2 इंटू 10 पावर -1 और cos 30 का मान √3/2। cos 30 का मान √3/2, तो यह √3 इंटू 10 पावर -1 मीटर हुआ। √3 इंटू 10 पावर -1 मीटर हुआ। अब इसके बाद देखो, हम लोग काम यह है, एक में QB तथा QA के बीच आरोपित बल, अगर इसको हम लोग कहें FAB, यह बराबर होगा 1/4πε0 QB अपॉन AB का स्क्वायर, और इसलिए FAB इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 और QA का वैल्यू हुआ 2 इंटू 10 पावर -6, QB का वैल्यू हुआ 3 इंटू 10 पावर -6। हम लोग मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो माइनस छोड़ दिए, और यह स्क्वायर, तो 4 इंटू 10 पावर -2 न्यूटन, और यह हो जाएगा 9 इंटू 6/4 इंटू 10 पावर 11
इंटू 10⁻12 न्यूटन, और यह 9 इंटू 3/2, यह कट जाएगा, इंटू 10⁻−1 न्यूटन। सेकंड में QC तथा QA के बीच बल या लगने वाला बल या आरोपित बल, इसको अगर हम लोग FAC कहें तो यह 1/4πε0 QA QC अपॉन AC² होगा। और जैसा कि देख सकते हो QB और QC बराबर है, तो इसका जो मान आएगा वह FAB के बराबर होगा। दूरी भी सेम है, दोनों आवेश भी समान है, इसलिए FAC और FAB बराबर होगा। अब हम लोग तीसरे स्टेप में अब Q तथा QA के बीच लगने वाला बल FAM 1/4πε0 Q इंटू QA और AM का स्क्वायर। तो यह हो जाएगा, इसलिए FAM इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9, Q का मान नहीं मालूम, या 2 इंटू 10⁻6 इंटू Q, और यह जो AM हम लोग निकाले थे √3 इंटू 10⁻−1 इसका स्क्वायर, क्या हो गया, 9 इंटू 2/3 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻6, या 9 इंटू 2/3 इंटू 10⁻5 न्यूटन। अब हम लोग जैसा कि देख सकते हैं, यह चौथा स्टेप है। चित्रानुसार FAM इज इक्वल टू FAB sin 60 डिग्री प्लस FAC sin 60 डिग्री, और चूंकि ये दोनों बल बराबर हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि 2FAB sin 60 डिग्री। और बच्चों यह हो गया 9 इंटू 2/3 इंटू 10⁻5, सबके इंटू में Q कर दो, 10⁻5 इंटू Q न्यूटन, और यह बराबर हो गया 2 इंटू 9 इंटू 3/2 इंटू 10⁻−1।
और cos 60 तो √3/2, यह 2 कैंसिल हो जाएगा, यह 9 कैंसिल हो गया। अब हम लोगों के पास मिला 2/3 इंटू 10⁵ इंटू क्यू, और यह 3√3/2 इंटू 10⁻⁻1। तो इसलिए Q बराबर हो जाएगा 3√3 इंटू 3/2 इंटू 2 इंटू 10⁻1, और यह नीचे आके हो जाएगा, इसको घर पे जरूर सॉल्व करना। इसका आंसर आएगा 15.588 अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻6 या 3.897 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। बच्चों, यह न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा लेंदी जरूर है, लेकिन कॉम्पिटिशन्स में प्रायः इसी तरह के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। एक बार फिर से समझ लिया जाए कि हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल में यह कहा कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर है। इसके एक शीर्ष बिंदु पर 2 माइक्रोकूलम का आवेश है, B बिंदु पर -3 और C बिंदु पर -3 माइक्रोकूलम आवेश है। प्रश्न यह है कि जो BC भुजा है उसके मध्य बिंदु Q पर कितना आवेश रखा जाए कि A बिंदु पर रखा हुआ आवेश संतुलित रहे। तो हम लोगों ने क्या किया कि QB और QA के बीच लगने वाला बल निकाला, फिर QC और QA के बीच लगने वाला बल निकाला, दोनों बराबर हैं। फिर क्या किया कि इस बल के 2 घटक लिए, या क्षैतिज घटक या उदग्र घटक। इस बल के भी 2 घटक लिए, क्षैतिज घटक और यह उदग्र घटक। जैसा कि देख सकते हो दोनों एक दूसरे को संतुलित करेगा, कैंसिल कर देगा। तो अब Q और QA के बीच लगने वाला बल अगर FAM है तो यह बल जो होगा इन दोनों बलों के योग के बराबर होगा। तो हम लोगों ने FAB sin 60 डिग्री प्लस FAC sin 60 डिग्री को FAM के बराबर किया और Q का यह मान आया। ऐसा है कि न्यूमेरिकल समझ में आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमको बता दो। बच्चों, यह तीसरा क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, देखो। इसमें है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के कोनों पर 4 आवेश हैं। ए पर है 2 माइक्रोकूलम, बी पर है -5, सी पर है 2 माइक्रोकूलम और डी पर है -5 माइक्रोकूलम, जैसा कि चित्र में देख सकते हो। तो वर्ग के केंद्र पर अगर 1 माइक्रोकूलम का आवेश हो तो बताना यह है कि इन सभी आवेशों के कारण इस 1 माइक्रोकूलम आवेश पर कितना बल लगेगा। तो इसको हम लोग स्टेप वाइज समझते हैं। पहला काम यह करेंगे कि हम लोग AC का मान निकालेंगे। जितना AC का मान होगा उतना ही BD का मान होगा, और उसके बाद उसको आधा करके AO निकालेंगे, फिर OC, OB और OD मालूम हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC में अगर हम लोग AC लेते हैं तो यह कर्ण है, यह हो जाएगा AB² प्लस BC² या 10² प्लस 10² या 2 इंटू 10² सेंटीमीटर। तो AC इज इक्वल टू हो गया 10√2 सेंटीमीटर, और जितना AC है उतना ही BD है। तो अगर हम लोग AO निकालना चाहें तो AC का आधा होगा, और यह 10√2/2 यानी कि 5√2 सेंटीमीटर होगा।
अगर इसको मीटर में बदलें तो 5√2 इंटू 10⁻⁻1 मीटर होगा। और जितना AO है उतना ही OC है, उतना ही BO है और उतना ही OD है। तो हम लोगों का फर्स्ट स्टेप हुआ, हम लोगों ने AC निकाला, BD निकाला, AO निकाला, OC निकाला, OB और OD निकाला। सेकेंड स्टेप में क्या करें, QE और Q के बीच लगने वाला बल निकालें। तो F AO या OE, हम लोग यह कहें कि QE द्वारा Q पर आरोपित बल, तो यह हो जाएगा 1/4πε0 QE इंटू Q अपॉन AO का स्क्वायर, और यह होगा 9 इंटू 10⁻9। QA का वैल्यू है 2 इंटू 10⁻6, Q का वैल्यू है 1 इंटू 10⁻6 और A है 5√2 इंटू 10⁻1 इसका होल स्क्वायर। तो FOA हुआ 9 इंटू 10⁻9 2 इंटू 10⁻12 अपॉन 25 इंटू 2 इंटू 10⁻²। यह देख सकते हो 5 का वर्ग 25, √2 के लिए 2, 10⁻1 का 10⁻², तो 10 यह 2 कैंसिल हो गया, तो यह हो गया 9/25 9/25 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻12 न्यूटन। ठीक है, और इसका वैल्यू आएगा 10⁻, यहाँ -2 होगा, यहाँ भी -2 होगा, -430। इसका आंसर आएगा 90/25 या 3.6 न्यूटन। एक बार फिर से देखो, AO का मान हुआ 5√2 सेंटीमीटर, 5√2 इंटू 10⁻2 मीटर, नॉट -1। यहाँ पर हम लोगों ने वैल्यू रखा -2 का स्क्वायर -4 हुआ, ऊपर जाकर यह प्लस होगा, 9 4 13, तो 90/25 यानी कि 3.6 न्यूटन। तथा FOC QC द्वारा Q पर लगाया गया बल, यह होगा 1/4πε0 QA QC अपॉन OC इसका स्क्वायर, और यह इतना ही है जितना FOA का मान है, 9 इंटू 10⁻9 2 इंटू 10⁻6 इंटू 1 इंटू 10⁻6 अपॉन 5√2 इंटू 10⁻2 इसका होल स्क्वायर, तो यह हो गया 3.6 न्यूटन। अब इसको हम लोग यह समझ लें, इसलिए FAC यानी कि Q पर QA और QC द्वारा आरोपित कुल बल, Q पर QA तथा QC द्वारा आरोपित कुल बल, अगर इसको हम लोग F
ए सी कहें, यह हो जाएगा एफ ओ ए माइनस एफ ओ सी, क्योंकि दोनों में विकर्षण हो रहा है इसलिए हम लोग इसको माइनस कहेंगे। और यह हो जाएगा 3.6 माइनस 3.6 इक्वल टू 0। ध्यान दो कि अगर दो आवेश समान हो तो इनके बीच विकर्षण का बल उत्पन्न होता है, और टोटल निकालने के लिए हम लोग घटा लेते हैं। अब तीसरे स्टेप में देखो, थर्ड में हम लोग क्यू बी द्वारा क्यू पर लगने वाला बल निकालेंगे। एफ ओ बी, और यह होगा 1/4πε0 क्यू बी इंटू क्यू, और यह ओ बी इसका स्क्वायर, या 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू बी हो गया 5 इंटू 10⁻⁻6, या 1 इंटू 10⁻⁻6, और ओ बी का मान उतना ही है जितना ए ओ का था, यानी कि 5√2 इंटू 10⁻⁻2 इसका होल स्क्वायर। यह हो जाएगा 9 इंटू, यह एफ ओ बी 9 इंटू 10⁻⁹, और यह 5 इंटू 10⁻⁻12, और यह 25 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन, और यह 5 हो गया, तो यह हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻12 अपॉन 10⁻⁻3, 5 और 2 10, तो यह बचेगा सिर्फ 9 न्यूटन। इसी तरह से एफ ओ डी अगर निकालें तो यह 1/4πε0 क्यू डी इंटू क्यू, और ओ डी स्क्वायर, यह एफ ओ बी के बराबर होगा, और यह भी 9 न्यूटन होगा। तो क्यू पर क्यू बी तथा क्यू डी के कारण लगने वाला बल अगर इसको हम लोग एफ बी डी कहें तो यह एफ बी माइनस एफ डी होगा, क्योंकि दोनों सिमिलर चार्ज हैं तो रिपल्सन होगा। दोनों सिमिलर चार्ज हैं तो इनके बीच रिपल्सन होगा, हम इस तरह दिखा सकते हैं। तो यह हो जाएगा 9 - 9 = 0। तो जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर एफ ए यानी कि क्यू ए और क्यू सी के कारण ओ पर लगने वाला बल 0 है, और क्यू बी तथा क्यू डी के कारण भी लगने वाला बल 0 है। तो चौथे स्टेप में हम लोग यह कहेंगे कि अब क्यू पर लगने वाला नेट बल F = √FAC² प्लस FBD² बराबर 0। चूंकि दोनों 0 है इसलिए यह 0 हुआ। अब अगर यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आए तब तो इस तरह से नहीं बनेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही आसान टेक्निक है। देखो कि अगर किसी वर्ग के कोनों पर रखे गए आवेश विकर्णतः परिमाण और ध्रुवता में समान हो
तो वर्ग के केंद्र पर लगने वाला कुल बल शून्य होता है। इसको नोट के रूप में याद करना कि यदि किसी वर्ग के कोनों पर रखे गए आवेश विकर्णतः ध्रुवता में समान हो, परिमाण और ध्रुवता में समान हो, तो वर्ग के केंद्र पर लगने वाला कुल बल शून्य होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए यह वाक्य अगर याद करते हो तो बहुत ही जल्दी तुरंत बन जाएगा। इसको ध्यान रखो कि विकर्णता यानी कोना कोनी आवेश, परिमाण और ध्रुवता दोनों में समान होने चाहिए। अगर यह माइनस है तो यह भी माइनस, यह 5 माइक्रोकूलम तो यह भी 5 माइक्रोकूलम, और इसी तरह से अगर यह +2 माइक्रोकूलम तो यह भी +2 माइक्रोकूलम, तभी यह नियम लगेगा। अगर आवेशों के मान अलग अलग हों तो जैसे हम लोग निकाले हैं वैसे निकालेंगे और यह उत्तर यहाँ पे 0 नहीं होगा। तो एक बार फिर से समझ लें कि यदि किसी वर्ग के कोनों पर रखे गए आवेश विकर्णतः परिमाण और ध्रुवता में समान हो, तो वर्ग के कोने पर या केंद्र पर लगने वाला कुल बल शून्य होता है। यह न्यूमेरिकल थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन यह जरूरी है। वह कॉम्पिटिशन्स में और बोर्ड में भी इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब यही न्यूमेरिकल्स अगर ऑब्जेक्टिव में हो और यह याद रहे वाक्य तो तुरंत बन जाएगा। अगर नहीं याद रहे तो इतना बना करके ऑब्जेक्टिव बनाना संभव नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर अगला टॉपिक का न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाएंगे।